अब हमारा टॉपिक है थ्योरी का एक बढ़िया क्वेश्चन है ये, होल्डिंग व सब्सिडरी कंपनी के मध्य अंतर्व्यवहार क्या होते हैं। होल्डिंग व सब्सिडरी कंपनी के मध्य अंतर्व्यवहार क्या होते हैं, इनके उदाहरण बताने हैं और बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट बताना है कि बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो देखो, सबसे पहले होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के मध्य कई लेन देन होते हैं। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के मध्य बहुत सारे लेन देन होते हैं, कई लेन देन होते हैं। इनको ये अपनी अपनी व्यक्तिगत बैलेंस शीट में दिखाते हैं। होल्डिंग अपनी बैलेंस शीट में दिखाती है, सब्सिडरी कंपनी अपनी बैलेंस शीट में दिखाती है। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के मध्य अनेक लेन देन होते हैं जिनको ये होल्डिंग कंपनी अपनी बैलेंस शीट में और सब्सिडरी कंपनी अपनी बैलेंस शीट में दिखाती है। ठीक है, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी इनको अपने नियमों के आधार पर दिखाएगी, जो भी इनके रूल्स होते हैं, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, होल्डिंग व सब्सिडरी कंपनी के मध्य अनेक लेन देन होते हैं। अनेक लेन देन होते हैं। होल्डिंग व सब्सिडरी कंपनी के बीच में अनेक लेन देन होते हैं जिन्हें होल्डिंग व सब्सिडरी सूत्रधारी व सहायक कंपनी अपनी अपनी व्यक्तिगत बैलेंस शीट में दिखाती है। कहाँ दिखाती है? बैलेंस शीट में। व्यक्तिगत बैलेंस शीट का मतलब हो गया होल्डिंग अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगी और सब्सिडरी कंपनी अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगी। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या होता है, होल्डिंग व सब्सिडरी कंपनी के व्यक्तिगत बैलेंस शीट में ये अपने नियमों से दिखाए जाते हैं। नियम मतलब जो भी अकाउंटिंग सिद्धांत होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के आधार पर दिखाते हैं। ठीक है, तो आप यहां लिख देना कि होल्डिंग व सब्सिडरी कंपनी अपनी व्यक्तिगत बैलेंस शीट में अपनी व्यक्तिगत बैलेंस शीट चिट्ठे में लेखांकन नियमों व सिद्धांतों के आधार पर दर्ज करते हैं, दर्ज करती है। अब इसको यूं समझना, मेरी कंपनी होल्डिंग कंपनी है, आपकी कंपनी सब्सिडरी कंपनी है। मैंने आपको उधार माल बेचा, तो मैं एसेट साइड में आपको डेटर मानूंगा और सब्सिडरी कंपनी मेरी कंपनी को लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर के नाम से लिखेगी। तो एक कंपनी के एसेट साइड में लिखी हुई राशि दूसरी कंपनी के लायबिलिटी साइड में होती है, क्योंकि अंतर कंपनी व्यवहार है। यहां आपने क्या लिखा है, होल्डिंग व सब्सिडरी कंपनी अपनी व्यक्तिगत बैलेंस शीट में लेखांकन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर दर्ज करती है। ये आपस के जो लेन देन है ये अंतर कंपनी व्यवहार कहलाते हैं। ये आपस के लेन देन क्या कहलाते हैं? अंतर कंपनी व्यवहार कहलाते हैं। ठीक है, एक कंपनी एसेट साइड में रिकॉर्ड करती है, दर्ज करके लिख देना, तो या एक की जगह होल्डिंग लिख लो। होल्डिंग कंपनी एसेट साइड में रिकॉर्ड करती है तो सब्सिडरी कंपनी के लिए वही व्यवहार, होल्डिंग कंपनी एसेट साइड में रिकॉर्ड करती है तो सब्सिडरी कंपनी के लिए वही व्यवहार लायबिलिटी बन जाता है।
लायबिलिटी की तरफ दिखाया जाता है। समझ गए क्या? मैंने उधार माल बेचा तो मैं डेटर साइड में लिखूंगा, तो अगला व्यक्ति इसको लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो एक होल्डिंग कंपनी जिसको एसेट साइड में रिकॉर्ड करती है, सब्सिडरी कंपनी के लिए व्यवहार लायबिलिटी की तरफ आएगा। सब्सिडरी कंपनी अगर एसेट साइड में रिकॉर्ड करती है तो होल्डिंग कंपनी के लिए वो लायबिलिटी साइड में आएगा। दोनों के रिवर्स साइड में होते हैं। मेरी एसेट्स और उसकी एसेट्स थोड़े हो सकती है। एक ट्रांजेक्शन मेरे लिए भी एसेट्स है और उसके लिए भी एसेट्स है, तो वो अंतर कंपनी व्यवहार नहीं हो सकता। मैं उसमें मांगता हूं तो मेरी एसेट्स उसकी लायबिलिटी, वो मेरे में मांगता है तो उसकी एसेट्स मेरी लायबिलिटी, दोनों के रिवर्स साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, अब देखो इनके उदाहरण बता रहा हूं, क्या क्या उदाहरण है। तो इसके अंदर आप आराम से उदाहरण देंगे जो आपने प्रैक्टिकल में कर भी रखे हैं, पता है आपको अच्छी तरह से। पहला उदाहरण हो गया कॉमन डेब्ट, मतलब डेटर व क्रेडिटर। पहला है देनदार व लेनदार, दूसरा प्राप्य विपत्र, नहीं देय विपत्र, प्राप्य विपत्र और देय विपत्र। ठीक है, तीसरा परस्पर ऋण, परस्पर ऋण। चौथा आपके परस्पर ऋण के बाद क्या हो गया, ये आपके डिबेंचर, कॉमन डिबेंचर, ऋण पत्र। पांचवा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और छठा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये आपको 6 लिखने हैं। आपस के देनदार लेनदार, आपस के बीआरबीपी, आपस के लोन, एक ने लोन दिया दूसरे ने लोन लिया, एक के डिबेंचर दूसरे ने खरीद लिए, एक के प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, न वसूल हुआ लाभ। ठीक है, तो यहां देखो, यदि एक कंपनी दूसरी कंपनी को उधार माल बेचती है, यदि इसमें आप लिखेंगे यदि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को उधार माल बेचती है या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को उधार माल बेचती है, तो एक के डेटर दूसरे के क्रेडिटर बन जाते हैं। एक की बैलेंस शीट में डेटर में दिखे हुए रहेंगे तो दूसरे की बैलेंस शीट में वो क्रेडिटर में लिखे हुए रहेंगे। आप क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय टोटल डेटर व टोटल क्रेडिटर से कुल देनदार लिख लेना, टोटल डेटर व टोटल क्रेडिटर से पारस्परिक ऋण घटा लेंगे, कॉमन डेब्ट को माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे। समझ गए? वापस सुनो, होल्डिंग ने उधार माल बेचा तो होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में डेटर है, और सब्सिडरी को बेचा तो सब्सिडरी की बैलेंस शीट में क्रेडिटर है। अब हम क्या करेंगे, हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते टाइम होल्डिंग और सब्सिडरी के डेटर को जोड़कर कॉमन डेब्ट माइनस कर लेंगे, होल्डिंग व सब्सिडरी के क्रेडिटर को जोड़कर कॉमन डेब्ट माइनस कर लेंगे, मतलब कॉमन डेब्ट जो आपस के उसको कॉमन डेब्ट कहते हैं। अब सुनना बीआरबीपी में क्या करेंगे, समझ गए? ये तो कहने मतलब कॉमन डेब्ट को घटा देना है। बीआरबीपी में क्या करेंगे वो देखो, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को 10,000 के बिल दिए। इस बार मान लो होल्डिंग ने माल खरीदा था, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को 10,000 के बिल दिए। ठीक है, इस टाइम होल्डिंग और सब्सिडरी अलग अलग है। होल्डिंग के लिए बीपी हो गया, होल्डिंग के लिए क्या हो गया, बीपी दिए,
सब्सिडरी के लिए क्या हो गया, क्या हो गया, BR हो गया। अब मेरी बात सुनना ढंग से, होल्डिंग के लायबिलिटी में BP के नाम से पड़ा है 10,000 और सब्सिडरी के एसेट साइड में BR के नाम से पड़ा 10,000। और भी BR रहे होंगे पर कॉमन वाले BR ये 10,000 है, ठीक है, और भी BR मार्केट वाले रहे होंगे। अब ढंग से सुनना, अगर ये बिल आज भी सब्सिडरी के पास पड़े हैं तो टोटल BR से 10,000 माइनस करेंगे, टोटल BP से 10,000 माइनस करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय। लेकिन यदि इन बिल को मार्केट से डिस्काउंट करवा दिया, मार्केट से डिस्काउंट करवा लिया, मतलब मार्केट में दे दिया, एंडोर्स टू क्रेडिटर, लेनदार को बेचान करा लिया, कर दिया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो कॉमन BR BP खत्म हो गए। क्योंकि अब ये दोनों कंपनियां एक हो जाती है तो भी मार्केट तो मांगेगा। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को बिल दिए, वो कॉमन BR कहलाते हैं, और वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने की तिथि तक अगर उसके पास पड़े हैं BR तो टोटल BR से माइनस, टोटल BP से माइनस। और अगर मार्केट को एंडोर्स कर दिए, बेचान कर दिए या बैंक से डिस्काउंट कर दिया तो फिर ये डिडक्ट नहीं होंगे, फिर ये आपस के कॉमन नहीं रहे। समझ गए? अब परस्पर ऋण, एक कंपनी ने दूसरी को लोन दिया, होल्डिंग ने सब्सिडरी को लोन दिया। किसने दिया? होल्डिंग ने। किसको दिया? तो होल्डिंग की व्यक्तिगत बैलेंस शीट में लिखना, होल्डिंग की व्यक्तिगत बैलेंस शीट में लोन एसेट साइड में रहेगा, और सब्सिडरी ने कर्जा लिया तो सब्सिडरी की व्यक्तिगत बैलेंस शीट में, सब्सिडरी की व्यक्तिगत बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड में रहेगा। होल्डिंग की व्यक्तिगत बैलेंस शीट में एसेट साइड और सब्सिडरी की व्यक्तिगत बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। लेकिन जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो ये लोन हटा देंगे। क्या करेंगे? लोन हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? दोनों कंपनियां एक हो गई, एक ने दूसरे को लोन दे रखा था, दूसरे ने इससे ले रखा था, तो ये जब दोनों का गल्ला केस काउंटर एक हो गया तो ये लोन हम कैंसिल कर देंगे। समझ गए? ऐसे ही डिबेंचर, ऐसे ही क्या है। अब बात करते हैं हम ऋण पत्र की। होल्डिंग कंपनी ने डिबेंचर इशू किए और वो डिबेंचर सब्सिडरी ने खरीद लिए, सब्सिडरी ने इशू किए और वो डिबेंचर होल्डिंग ने खरीद लिए। तो जिसने खरीदे वो इन्वेस्टमेंट साइड में लिखेगा, जिसने खरीदे वो कहां लिखेगा? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। और जिसने इशू किए वो लायबिलिटी साइड में लिखेगा। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक की एसेट्स दूसरे की लायबिलिटी होती है। होल्डिंग कंपनी ने डिबेंचर इशू किए और सब्सिडरी ने उसको खरीद लिया, तो सब्सिडरी लिखेगी एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और होल्डिंग क्या लिखेगी? डिबेंचर्स। तो जब दोनों एक हो गए तो कॉमन डिबेंचर माइनस कर लेंगे। ठीक है। अब फेस वैल्यू पे खरीदे तो माइनस हो गए, और फेस वैल्यू से कम में खरीदे तो कैपिटल रिजर्व या गुडविल जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। ऐसे ही आप प्रेफरेंस शेयर में करेंगे। यदि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, होल्डिंग कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, अब कम में खरीदा है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न ज्यादा है, कम में खरीदा है तो कैपिटल रिजर्व, ज्यादा में खरीदा तो गुडविल लिख देंगे। ठीक है। और बैलेंस शीट बनाते टाइम उसको हटा देंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इसको समझना ढंग से। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट देखें, एक कंपनी जैसे होल्डिंग ने सब्सिडरी को माल बेचा तो डेफिनेटली प्रॉफिट जोड़ के ही बेचेगी। इस बेचे गए माल में, इस बेचे गए माल में से कुछ माल अभी भी
अभी भी सब्सिडरी के स्टॉक में है तो ऐसा माल कॉमन स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉमन स्टॉक कहलाता है, पारस्परिक माल। ठीक है, क्या कहलाएगा? पारस्परिक माल कहलाएगा, कॉमन स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, होल्डिंग ने सब्सिडरी को माल बेचा, इस बेचे गए माल में से कुछ माल अभी भी सब्सिडरी के स्टॉक में पड़ा है तो ऐसा माल कॉमन स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, इस माल में जो लाभ है, इस माल में जो लाभ जुड़ा हुआ है वह है अनरियलाइज्ड, मतलब न वसूल हुआ लाभ, प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना, यहां लिख लेना एक कंपनी ने दूसरी को, ताकि एक बाउंड नहीं हो कि होल्डिंग नहीं बेचा हो। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को माल बेचा, इस बेचे गए माल में से कुछ माल अभी भी स्टॉक में पड़ा है तो ऐसा माल कॉमन स्टॉक कहलाता है। इस माल में जो लाभ जुड़ा हुआ है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहलाता है। अब निकालते कैसे हैं वो देखो, ये अलग से भी आ सकता है क्वेश्चन। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बराबर ये कॉमन स्टॉक इनटू रेट ऑन सेल्स डिवाइड बाय 100, या कॉमन स्टॉक इनटू रेट ऑन कॉस्ट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। मैंने दोनों लिख दिया है कि लागत बिक्री पर है तो सीधा 100 का भाग दे देना, लागत पर है तो रेट ऑन कॉस्ट मतलब 10/110, 20/120, 30/130। ठीक है, अब बात आती है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या करेंगे। किसमें? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या करेंगे, ये तो आ गया। ठीक है, कंसोलिडेटेड में देखो, अगर बेचने वाली होल्डिंग कंपनी है, बेचने वाली होल्डिंग कंपनी है तो क्या करेंगे? टोटल स्टॉक से माइनस जोड़ेंगे दोनों का स्टॉक को, टोटल स्टॉक से लेस कर देंगे। किसको करेंगे? ठीक है, और दूसरा आपके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट से लेस। बेचने वाली यदि सब्सिडरी कंपनी है तो टोटल स्टॉक से लेस, दूसरा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट से, क्या लेस करेंगे? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट से होल्डिंग कंपनी का हिस्सा माइनस करेंगे, दो टुकड़े कर लेंगे उसके, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट से पब्लिक वाला हिस्सा माइनस करेंगे। अब सोचो कैसे। मान लो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है 1 लाख, सॉरी 10,000 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो स्टॉक से 10,000 माइनस कर देंगे। 80% है किसका? होल्डिंग का, तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट से 10,000 का 80% माइनस करेंगे, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट से 10,000 का 20% माइनस करेंगे। कब? बेचने वाली कौन है? सब्सिडरी है, तो 3 जगह,
और बेचने वाली होल्डिंग है तो 2 जगह। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। या तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से प्रैक्टिकल आएगा, अगर कंसोलिडेटेड से प्रैक्टिकल नहीं आया तो फिर ये क्वेश्चन 100% आना तय है। अब आपको करना ये है कि जो भी प्रॉब्लम आए आप उसमें लिख दें कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं उसको वापस करा दूंगा। ठीक है।